मीडिया भैया, लखनऊ से आए हुए संजय शर्मा जी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखने जाने वाला यूट्यूब चैनल 4 PM जो संजय शर्मा जी चलाते हैं, उसको सरकार ने बंद कर दिया। अचानक मेरा चैनल बंद कर दिया गया। मैंने सुबह मैसेज किया, यूट्यूब को कोई जवाब नहीं आया। मेरे बहुत अच्छे लॉयर है हैदर, उन्होंने नोटिस दिया हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि आप डेमोक्रेसी में दखल दे रहे हैं यूट्यूब को। मैंने तत्काल 4 PM यूपी के नाम पे चैनल बनाया। मेरे नोटिस के 3 दिन बाद मेरा चैनल खोला गया, लेकिन 4 PM यूपी बन गया। आज 4 PM यूपी के भी 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। ये गोभी मीडिया के चैनल जो दिन भर हिंदू मुसलमान की नफरत बांटते हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान के बीच फसाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है? तो पत्रकार को किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर नहीं होना चाहिए, सामने बैठ के रिपोर्टिंग करना चाहिए। लेकिन बात मेरी मिट्टी से जुड़ी हुई है। मैं जिस जगह से आता हूँ, बदायूं रईस भाई भी वहाँ से आते हैं, और अबू आदमी साहब मेरे दिल में बसते हैं क्योंकि मैं देखता था उत्तर प्रदेश में रहकर कि महाराष्ट्र में कोई शख्स 2 कौमों को एक साथ रखने के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और नेताजी के दौर से मैं अबू आदमी साहब को देखता रहा कि किस तरह महाराष्ट्र की सरजमीं से कोई आदमी संघर्ष कर रहा है। तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत सम्मान था, उनसे बातें होती रहती थी। आज बड़ा अच्छा दिन है कि मैं आज उनसे मिल रहा हूँ, और आज मेरे लिए बड़ा खास दिन भी है। मैं बस 5 मिनट में अपने जर्नी सुनाऊंगा आपको, लेकिन देश का सबसे प्रतिष्ठित अखबार है द हिंदू। आज द हिंदू ने मेरे ऊपर एक फुल पेज की स्टोरी छापी है कि सरकार मुझे कितना प्यार कर रही है। द हिंदू ने इसका पूरा ब्यौरा दिया है। मैं बस 5 मिनट में, चूंकि महाराष्ट्र के लोगों में बड़ा हैरान था कि आप में से जितने लोग बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना, मेरे साथ फोटो खिंचाए, और मुझे लगता है ये दौलत, इससे बड़ी दौलत कुछ होती नहीं है जब आप लोगों के दिलों में बसते लगते हैं। बात सिलसिला में शुरू करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, राजधानी लखनऊ से आता हूँ, जो प्यार और नफासत का शहर है। रहने वाला बदायूं का हूँ। 2017 की बात है, सरकार बदली थी और कुछ महीनों बाद सरकार के एक बड़े अफसर ने मुझे बुलाया और कहा कि बाबा तुमसे नाराज हूं। मैंने तो पूछा नाराज क्यों? और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पहला पेज, वहां का मेरे अखबार का नाम 4 PM है, जैसे आपके यहाँ मिट्टे छपता है, मेरा 4 PM छपता है। ने कहा कि जो पहला पेज है, ये पहला पेज सरकार के खिलाफ कभी कभी लिखता है, जो बहुत वायरल होता है। कभी राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, कभी केजरीवाल कर देते हैं, कभी प्रियंका कर देती है, कभी अखिलेश जी कर देते हैं। ये मत छापो क्योंकि कोई बड़ा अखबार सरकार के खिलाफ छापता नहीं है। तो मैंने हंसा, मैंने कहा कि आप उदाहरण देख लीजिए। तो बोले उनको लगता है कि आप अखिलेश जी के दोस्त थे, अखिलेश जी आपके घर जाते थे, आप अखिलेश जी के घर जाते थे, इसलिए आप अखिलेश जी के कारण ये लिख रहे थे। मैंने कहा पहली बार तो कि कोई मेरे घर आता था वो कोई गुनाह नहीं था, वो प्रदेश के सूबे का मुख्यमंत्री था, एक हरदिल नौजवान नेता था, तो कोई गुनाह नहीं है। तो मैंने कहा, दावा किया, मैंने कहा मैं शपथ पत्र देने को तैयार हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझसे ज्यादा अखिलेश यादव के खिलाफ किसी अखबार में लिखा हो तो मैं कल अखबार बंद कर दूंगा। लेकिन साथ ये भी कहना चाहता हूं, ऐसा नेता देश में होना बहुत मुश्किल है कि आप जिसके खिलाफ लिखो वो उसी दिन बुला के आपको चाय पिलाए और कभी ना कहे कि आपने उसके खिलाफ कर। ये अखिलेश यादव का ही बूता था कि एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन आया, हम लोग गए तो वहां एक बड़े प्रकाशन समूह की एक किताब का विमोचन था, और उस विमोचन में अखिलेश यादव के खिलाफ जितने तीखे तीखे कार्टून थे, मैं बहुत विनम्र हूं लेकिन शायद मेरे खिलाफ भी इतने तीखे कार्टून कोई छापता, मैं उससे बात नहीं करता, लेकिन वो अखिलेश यादव ही थे जिन्होंने अपने खिलाफ लिखे हुए इतने तीखे कार्टूनों की किताब का विमोचन खुद अपने हाथ से किया। ये है देश का लोकतंत्र। मैं उन साहब से मना करके आया, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि प्रदेश में 1000 करोड़ रुपया है। ये बात गौर से सुन लीजिए, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस बात का संदेश गांव-गांव देहात तक फैलाइए कि ये गोभी मीडिया के चैनल जो दिन भर हिंदू मुसलमान की नफरत बांटते हैं, दिन भर हिंदू मुसलमान के बीच फसाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, इनके पीछे का मकसद क्या है? उन्होंने मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट 1000 करोड़ रुपए पत्रकारों को बांटने का है, हम भी आपको 10 करोड़ रुपए साथ देंगे, पहला पेज बदल दीजिए। मैंने मना किया और उसके 48 घंटे के बाद एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया
एक फर्जी नाम और पते के साथ मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान जिसे EOW कहते हैं उसकी जांच सेटअप की गई। मैंने उस अफसर को फोन किया, मैंने कहा मैं बदायूं की सरजमी से आता हूँ, शकील बदायूं की सरजमी से आता हूँ। आप जैसे पुलिस वाले अगर सोचते हैं मुझे डरा लेंगे तो डरना बेकार है, आप आराम से जांच कराइए। उसके 1 महीने बाद मेरे ऑफिस पे 2 गाड़ी भर के लोग आए, मेरे ऑफिस पे हमला हो गया, ऑफिस तोड़ दिया गया। तब मैंने YouTube बनाया और अपनी बात कहना शुरू करी। उसके कुछ ही दिन बाद STF के जो सबसे बड़े अफसर हैं जो आजकल टांग पे गोली मारना फैशन समझते हैं, उन्होंने मेरी और मेरी पत्नी जो अखबार उसके नाम तो उस पर क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का सूट दायर कर दिया। संजय सिंह जी मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया। सरकारी मकान मिलता है पत्रकारों को, मुझे मिला था। अगले दिन 100 पुलिस वाले लगा के मेरा मकान खाली कर दिया गया और ये सब होता रहा। 2022 का चुनाव आया, मैं एक डिबेट करता था शाम को, बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल पे वो डिबेट 2000-4000 लोग देख रहे होते थे। एक दिन मैंने डिबेट खत्म करी तो 6 लाख लोग मुझे देख रहे थे। ये है इस देश के लोकतंत्र की ताकत। अचानक मेरा चैनल बंद कर दिया गया। मैंने सुबह मैसेज किया, YouTube को कोई जवाब नहीं आया। मेरे बहुत अच्छे लॉयर है हैदर, उन्होंने नोटिस दिया हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि आप डेमोक्रेसी में दखल दे रहे हैं YouTube को। मैंने तत्काल 4PM UP के नाम पे चैनल बनाया। मेरे नोटिस के 3 दिन बाद मेरा चैनल खोला गया, लेकिन 4PM UP बन गया। आज 4PM UP के भी 20 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने मेरे को रोकना चाहा, मैं और आगे बढ़ गया। गुजरात का चुनाव आया, इस तरह का नोटिस आया, मैंने फिर अपने वकील को पकड़ाया, 4PM गुजरात बनाया। आज उसके भी 4 लाख सब्सक्राइबर हैं और आप लोगों के प्यार के बदौलत मैं देश में पिछले 2 महीने में 3 साल से लगातार सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया, क्योंकि ये मुझे दबाना चाहते थे और आप जैसे लोग मेरे साथ खड़े थे, इसलिए आवाज बढ़ती गई, कारोबार बढ़ता चला गया। पहलगांव का हमला हुआ, अचानक YouTube से मेरा आया अबू साहब, YouTube ने कहा कि भारत सरकार ने कहा कि आप एंटी नेशनल है, आपका चैनल बंद किया जाता है। मैंने मेल करके पूछा कि मैं एंटी नेशनल कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ ये पूछा था कि आतंकवादी कहां से आ गए, आप कहां थे, देश के गृह मंत्री कहां थे। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल देश के 150 करोड़ लोगों को पूछना चाहिए कि जब धारा 370 हट गई तो देश की संसद में कह दिया गया ये आतंकवादी अब नहीं आ पाएंगे, तो हमारे बेगुनाहों का खून बहा दिया गया। देश के गृह मंत्री कहां थे, देश की सरकार कहां थी। मैं ही नहीं, देश के बच्चों को सवाल पूछना चाहिए, कोई जवाब नहीं। मेरा चैनल बंद। मैं गया कपिल सिब्बल साहब के पास में गया, सुप्रीम कोर्ट में रिट करी। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते भर का नोटिस दिया कि सरकार बताइए देश के सबसे बड़े चैनल को बंद कैसे किया गया। डर के मारे सरकार ने 3 दिन में चैनल खो दिया। 6ठे दिन जब सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी तो आके कहा हमने अपना आदेश वापस ले लिया। दोपहर के 1 बजे आदेश वापस आया, रात के 1 बजे दुबई पहुंचा और अगले दिन दोपहर 1 बजे 4PM मिडिल ईस्ट लॉन्च कर दिया और कहा तुम मेरी आवाज हिंदुस्तान में रोकना चाहते हो, मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊंगा। ये ताकत है लोकतंत्र की। उसके कुछ ही दिन बाद बीते, अभी पिछले 1.5 महीने पहले मैं फिर पूछ रहा था कि भारत की हुकूमत को क्या हो गया। हमारे यहाँ के लोग हथकड़ी और बेड़ी में रात वापस भेजे जा रहे हैं। कौन सी फाइल है, कौन से फोटो है जो हम डरे हैं, हम अमेरिका का जवाब नहीं दे पा रहे। वो ईरान जिसकी संस्कृति भारत के साथ जुड़ी हुई थी, वो ईरान जो हमेशा भारत के साथ खड़ा था, उस ईरान का साथ को छोड़ दिया गया। फिर से YouTube से आ गया कि आप एंटी नेशनल, सरकार ने कहा आपका चैनल बंद। मैंने शेर कहा कि लगता है हर इम्तिहान के लिए जिंदगी को मेरा ही पता याद है। हमारी रिपोर्टर सामने खड़ी है, फिजा बड़ी बहादुर लड़की है, इसने एक इंस्टाग्राम पे रील बनाई। सरकार से पूछा कि अपने चैनल क्यों बंद कर दिया गया। 1 घंटे में इस लड़की के 30 लाख व्यू आ गए। 2 घंटे बाद मोदी सरकार का फरमान आया कि इंस्टाग्राम रील बंद कर दी गई। ये है ताकत है लड़की की आवाज से। सरकार डरती है। हमारे फेसबुक पेज पे 1 करोड़ व्यू आ रहे, फेसबुक पेज बंद कर दिया गया। 2 दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट में फिर इसको करने की सुनवाई और इंशाल्लाह ईश्वर की कृपा से हम लोग जरूर जीतेंगे। मैं एक आखिरी बस बात सुनाना चाहता हूं, क्योंकि शकील साहब के शहर से आता हूं और वो शकील साहब जो हिंदू मुसलमान के फसाद की बात करते हैं देश में, वो शकील साहब लिखा करते थे मन तत्पत हरि दर्शन को आज। उसके गाए हुए गीत, उसके लिखे हुए गीत 5 वक्त के नमाजी मोहम्मद रफी साहब गाया करते थे। और ये देश, ये उत्तर प्रदेश वो है जब मीना कुमारी की शादी होकर आई अमरोहा में, उनका बेटा था सौतेला बेटा। ये हुआ कि कुरान शरीफ पढ़वानी है, किससे पढ़वाया जाए, तब पता चला अमरोहा में केवल एक व्यक्ति कुरान शरीफ अच्छा पढ़ाता है, उसका नाम है पंडित हरि नारायण शास्त्री।
मीना कुमारी हैरान हुई, पंडित जी कुरान पढ़ाएंगे, बुलाए गए। पंडित जी ने कहा बहू बिल्कुल कल से ही कुरान पढ़ाना शुरू करूंगा। मीना कुमारी जी खुश हुई और जो जवाब उन्होंने सवाल पूछा, जो जवाब मिला हरिनारायण शास्त्री जी का, वो देश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। उन्होंने मीना कुमारी ने पूछा कि पंडित जी फीस कितनी लेंगे, और जो पंडित जी का जवाब था वो देश की हुकूमत को समझना चाहिए। उन्होंने कहा बहू कुरान तो खुदा का पैगाम है, उसको पढ़ाने का क्या मतलब है, उर्दू पढ़ाएंगे तो पैसा ले लेंगे। ये है मेरा हिंदुस्तान, इस देश के हिंदुस्तान। और इस देश के हिंदुस्तान में जब ताबू आरती साहब, रईस साहब और आप जैसे सारे लोग मिलकर, मुझे बताया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कॉन्फ्रेंस की गई है, तो मैं जरूर आएगा। महाराष्ट्र आया हूँ, महीने में 15 दिन मुंबई में गुजारूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी लगती है। अबू आदमी साहब की हिम्मत बहुत अच्छी लगती है, रईस साहब की मेहनत बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों के बीच घूमूंगा तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्यार का संदेशा रहता था, 4 PM यहाँ पे भी उतने प्यार का संदेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।